नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए सोशोलॉजी, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो कि यूनिट नंबर 7वीं से संबंधित होंगे। यूनिट नंबर 7 के इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करा दिया जाएगा। यदि आपने यूनिट नंबर 1 to 6 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है, सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। तो आइए जानते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार कहा गया है, सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं। स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। नंबर 2 पर है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां तथा रुचियों के कार्य प्रकट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 97, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं परिस्थिति का अर्थ क्या होता है एवं इसकी परिभाषा क्या है। परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपनी योग्यता एवं गुणों के आधार पर प्राप्त कर सकता है। इलियट और मेरिल के अनुसार, इलियट और मेरिल ने परिभाषा दी है, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर समझाइए या अंतर बताइए। तो आइए जानते हैं प्रदत्त स्थिति और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर होता है। एक साइड प्रदत्त परिस्थिति है एवं दूसरी साइड अर्जित परिस्थिति है। देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति में क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज से अपने आप प्राप्त हो जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त होती है। नंबर 2 है, प्रदत्त परिस्थिति का कोई भी संबंध जीवन की सफलता या विफलता से नहीं है। एक पिता यदि रईस से निर्धन हो जाता है तब भी वह पिता ही रहता है। अर्जित परिस्थिति का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति के जीवन की सफलता या विफलता के साथ अवश्य ही होता है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह समाज में उच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है, अन्यथा नहीं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, प्रदत्त परिस्थिति के मुख्य आधार आयु भेद, लिंग भेद, नातेदारी आदि होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति के मुख्य आधार शिक्षा, योग्यता, व्यक्तिगत गुण, कला, राजनीतिक अधिकार, व्यवसाय आदि होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, प्रदत्त परिस्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। विवाह होने के पश्चात एक व्यक्ति पति की स्थिति प्राप्त कर लेता है और उसकी यह स्थिति जीवन भर बनी है, जबकि अर्जित परिस्थिति में परिवर्तन संभव है। एक निर्धन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर धनी बन सकता है। पॉइंट नंबर 5 है, प्रदत्त परिस्थिति का मुख्य सोर्स समाज की प्रथा, परंपरा आदि होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का मुख्य सोर्स व्यक्ति स्वयं होता है, क्योंकि वह अपने ही प्रयासों के आधार पर उसे प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, भूमिका को परिभाषित कीजिए। तो आइए भूमिका के बारे में जानते हैं, भूमिका का अर्थ क्या होता है एवं उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार तथा मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकॉम्ब, मैरिनो तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील तथा व्यावहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थितियां धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। कोई व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं और विशेष अधिकारों का उपयोग करता है, उसे भूमिका कहा जाता है। आइए इनकी परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। यह आपके फेयरचाइल्ड ने अपनी परिभाषा में दिया है। भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है, जिसमें कर्तव्य एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। ये परिभाषाएं एलियट एवं मेरिल ने दी हैं।
एक विशेष सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा आपके ब्रूम एवं सेल्जनिक ने दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक परिस्थिति ग्रहण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, भूमिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं भूमिका का अर्थ क्या होता है, भूमिका से आप क्या समझते हैं। इस तरह से भी यह क्वेश्चन आ सकता है। भूमिका का अर्थ, समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यावहारिक पहलू माना जाता है। कोई व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है उसे भूमिका कहते हैं। इलियट और मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 101 है, परिस्थिति एवं भूमिका के संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो आइए परिस्थिति व भूमिका का संबंध क्या क्या है जानते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका में सदैव अंतर किया जाता है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रघटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण व्यक्तियों की क्षमता एवं व्यवहार में भिन्नता का होना है। समय के साथ साथ भूमिका से संबंधित कार्य या व्यवहार बदलता रहता है। इसका एक कारण यह है कि समूह एवं संगठन के विकास के साथ साथ उसके पदाधिकारियों के कार्यों एवं व्यक्तियों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। परिस्थिति एवं भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। कहते हैं कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। जैसे यदि किसी कॉलेज में प्राचार्य की परिस्थिति ही ना हो तो कोई भी व्यक्ति प्राचार्य की भूमिका का निर्वाह कैसे कर सकता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाने प्राचार्य कैसे हो सकता है। बीर स्टीड के अनुसार परिस्थिति एवं भूमिका एक दूसरे से पृथक पृथक भी हो सकते हैं। जैसे किसी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा पद त्याग करने पर नए प्राचार्य की नियुक्ति तक किसी प्राध्यापक द्वारा उसके कार्यों का निर्वहन किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राचार्य की भूमिका निभाने वाले प्राध्यापक को ना तो प्राचार्य कह सकते हैं, ना ही उसे वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो वास्तविक प्राचार्य को प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, धर्म और नैतिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं धर्म और नैतिकता में क्या क्या अंतर है। नंबर 1 है, धर्म रूढ़िवादी और नैतिकता गत्यात्मक है। धर्म की प्रवृत्ति रूढ़िवादी है, इसमें बदलती परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता नहीं होती है। नैतिकता की प्रवृत्ति बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूलन करने की होती है। इस दृष्टिकोण से नैतिकता गत्यात्मक होती है। नंबर 2 पर है, धर्म अतार्किक एवं नैतिकता तार्किक है। धर्म रूढ़िवादी होने के कारण तार्किक नहीं होता है और नैतिकता तर्क सम्मत होती है। इस कारण से धर्म और नैतिकता में कभी कभी संघर्ष होने लगता है। धर्म अपने प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कर्मकांडों को जटिल बनाता है, नैतिकता इसका विरोध करती है क्योंकि नैतिकता के नियम व्यक्तियों को अधिक जटिल करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, नैतिकता से धर्म का प्रभाव क्षेत्र सीमित है। नैतिकता की तुलना में धर्म का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। नैतिकता का प्रकृति सभी समाजों में प्राय एक सी होती है। इससे कभी कभी नैतिकता और धर्म में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। धर्म की प्रारंभिक अवस्था में कोई अंतर नहीं था, समाज के विकास के साथ ही इन दोनों में अंतर होने लगा। ये अंतर मात्र नाम का ही है। वास्तविकता तो यह है कि नैतिकता के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना नैतिकता लंगड़ी है। इन दोनों का ही समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है, सामाजिक प्रतिमान के विरोधाभास बताइए। तो आइए जानते हैं सामाजिक प्रतिमानों के विरोधाभास क्या क्या हैं। सामाजिक प्रतिमानों में विरोधाभास की प्रवृत्ति को अग्र प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 पर है, सार्वभौमिक हैं फिर भी भिन्नता है। सामाजिक प्रतिमान सार्वभौमिक हैं फिर भी प्रत्येक समाज में भिन्नता होती है। संसार में जहाँ भी मनुष्य रहता है वहाँ मानदंड है। यदि हम तुलना करें तो यह पाएंगे कि प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, संस्थाएं आदि प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती हैं। नंबर 2 पर है, सामाजिक प्रतिमान स्थिर हैं फिर भी परिवर्तनशील है। सामाजिक मानदंडों में यह भी विरोधाभास है कि ये देखने में हमें स्थिर जड़ मालूम
होते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं, आवश्यकताएं एवं उद्देश्य आदि में परिवर्तन होता रहता है। इस स्तर होते हुए भी गतिशील हैं। परिवर्तन के साथ ही प्रतिमानों में भी बदलाव आता रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिमान स्थिर होते हुए भी गतिशील हैं। पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है, अचेतन है फिर भी दिशा निर्देश करते हैं। सामाजिक प्रतिमान मानव जीवन को हर पल निर्देशित करते रहते हैं, जबकि मनुष्य इनके बारे में चेतन रूप से कभी विचार नहीं करता है। सामाजिक प्रतिमान मानवीय जीवन की दशा तथा दिशा दोनों को निर्देशित तथा नियंत्रित करती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार ही व्यवहार करता है। फिर भी उसके मन में कभी चेतन दशा में विचार एवं व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया हुआ है, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक मूल्यों के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आइए जानते हैं सामाजिक मूल्य के संदर्भ में दुर्खिम का मत। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक मूल्य समाज के तथ्य हैं। इन तथ्यों या मूल्यों की उत्पत्ति समाज द्वारा ही होती है। इस कारण से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों या मूल्यों को मानने के लिए बाध्य होता है। अतः वह जिस समाज में रहता है उस समाज के मूल्यों पर भी आचरण करना होगा। दुर्खिम ने मूल्यों को सामाजिक तथ्य कहा है। इस संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, सामाजिक तथ्य विचार, व्यवहार, अनुभव या कहा है कि प्रक्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप में संभव है और एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। दुर्खिम के उक्त विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस समाज से सामाजिक तथ्य या मूल्य उत्पन्न हुए हैं उसी समाज में हम रहते हैं और उन मूल्यों का पालन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। दुर्खिम का विचार है कि मूल्य सामूहिक चेतना को व्यक्त करते हैं, इसलिए व्यक्ति इनके सामने झुकता है। सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत मूल्यों से उच्च एवं श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ये समाज में एक रूपता लाने का कार्य भी करते हैं। तो ये आपकी यूनिट नंबर इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। यदि आप आने वाली और यूनिट्स को देखना चाहते हैं जो आपने नहीं यूनिट्स को पढ़ा है, उन यूनिट्स को भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।